वेलकम बैक टू माय चैनल। आईसीएसई बोर्ड दिल्ली हिंदी वीडियो सीरीज में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम नेक्स्ट जो वीडियो है, इस वीडियो में हम अगले टॉपिक को यानी व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर वाक्य या जो वर्ड हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। इससे पहले हमने तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशज इससे पुरानी वाली प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिनने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्युत्पत्ति या रचना किसे कहते हैं, और इसी के आधार पर हमने वर्ड को भी डिवाइड किया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आए। ये तो व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति का मतलब रचना होता है जिससे उसका जन्म हुआ है। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। जैसे ट्रेडिशनल वर्ड कहा जाता है, कंबाइंड वर्ड इंग्लिश में कहा जाता है, और ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड यानी ट्रेडिशनल भी है और कंबाइंड भी है, तो दोनों को यदि जोड़ देंगे तो ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड बनता है। तो पहला जो हमने पढ़ा रूढ़ शब्द जिसे ट्रेडिशनल वर्ड कहते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तो ये परंपरा के अनुसार प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी जैसा चला आ रहा है ठीक वैसा ही उसको यूज़ किया जाता है। यानी पुराने ज़माने में जैसा वर्ड था ठीक वैसा ही चल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द। यानी पुराने ज़माने में हमने देखा जैसे कुर्सी को कुर्सी कहते थे, अरुण को अरुण कहते थे, तारा को तारा कहते थे, रोटी को रोटी, घर को घर। तो आज भी घर को घर ही कहा जाता है, रोटी को रोटी ही कहा जाता है, कुर्सी को कुर्सी ही कहा जाता है, तारा को तारा ही कहते हैं। इसी तरीके से अरुण यदि किसी का नाम है तो उसे अरुण ही कहा जाता है। इससे हमें ये पता चला कि किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, किसी विशेष मीनिंग के लिए वो फेमस हो गए हैं वो वर्ड, उन्हें क्या कहा जाएगा, रूढ़ शब्द कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में और आपके एग्जाम में अराइज होता है कि जो वर्ड या जो शब्द विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो चुके हैं उन्हें क्या कहा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे पूछ लिया तो आपको रूढ़ शब्द लिख कर आना है। रूढ़ जो वर्ड होते हैं सार्थक खंड के नहीं होते, यानी जरूरी नहीं कि सार्थक हों, निरर्थक भी हो सकते हैं। तो तारा, कुर्सी, रोटी, घर, ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको ये वाला वर्ड जो ट्रेडिशनल वर्ड है रूढ़ शब्द समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल है। इसके बाद हम स्विच करेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, जिन्हें कंबाइंड वर्ड भी कहा जाता है। जो शब्द दो या दो से अधिक यानी दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं उन्हें यौगिक वर्ड कहते हैं। जैसे अनाथालय। और अनाथालय में मैं आपको अलग अलग करके बताऊं, अनाथ है ना, अनाथ प्लस आलय, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अनाथ प्लस आलय, यानी अनाथ इसमें अलग है और आलय अलग है। अब इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, अनाथालय। तो इतना सिंपल है, पता ये चला। यदि दो शब्द अलग अलग हों और उन्हें यदि कंबाइन कर दिया जा रहा है तो वो कौन से शब्द कहलाएंगे, यौगिक शब्द कहलाएंगे, जैसा इंग्लिश में उसको कंबाइन कहते हैं। इसके बाद जो है इसमें दिया है जैसे मिठाई वाला, तो मिठाई वाले में दो शब्द हैं। एक तो क्या हो गई मिठाई, मिठाई क्या है, एक खाने की वस्तु है ना, एक खाने की वस्तु है मिठाई, और वाला कौन हो गया, जो उसे बेच रहा है। तो दोनों को यदि हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मिठाई वाला। तो एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं तो वो योग से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। हाँ, उदाहरण आपको दे दिया जाएगा, मिठाई वाला। अब आपको बताना है कि मिठाई वाला कौन सा वर्ड होता है। यदि आपने पढ़ा होगा कि मिठाई वाला तो योग रूढ़ है, दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, तो आप बहुत अच्छे से करके आएंगे। और नहीं पढ़ा होगा, नहीं समझा होगा, तो आप कुछ का कुछ लगा के आ जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर या ट्रू फॉल्स वगैरह में से पूछा जा सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जैसे आपसे पूछ लिया एग्जाम में कि धनवान कौन सा वर्ड है, तो उसमें ऑप्शन में एक रहेगा रूढ़ शब्द है, या यौगिक शब्द है, या योग रूढ़ है। तो आपने अपना दिमाग लगाया कि यार धन भी लिखा है और प्लस वान भी लगा है ना, दो शब्द हैं। और हमने पढ़ा था जो धन और वान यानी ये क्या हो रहे हैं, कंबाइन होके बना है, तो ये कंबाइन वाला यानी यौगिक शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा, यौगिक वर्ड कहलाएगा। इसके बाद वाला हम देखते हैं, जैसे कि नेक्स्ट में इसको ज़रा इरेज कर दूं, नीचे दिख रहा होगा आपको नेक्स्ट वाला योग रूढ़।
ट्रेडिशनल कंबाइन, पता ये चला जिसमें रूढ़ शब्द भी हो और यौगिक भी हो, दोनों का यदि योग है तो नाम से ही पता चल रहा है योग यानी जुड़ना, तो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो शब्द यौगिक हैं लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ से प्रसिद्ध हो गए हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। यानी अपना सामान्य यानी जर्नली जो चीज़ यूज़ की जाती है उससे हटकर अपना एक विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो गए हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है चंद्रशेखर, अब पंकज, पीताम्बर और यशोधन। अब इनको मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? चंद्र है जिसके शिखर पर, चंद्र किसे कहते हैं? चांद को। और किसके शिखर पे है? तो सभी को मालूम है शंकर। क्या नाम आएगा इसमें? शंकर जी, है ना। तो शंकर जी क्या आपने देखा होगा कि उनकी जटा के ऊपर क्या लगा रहता है? चांद लगा होता है। इससे ये पता चला चंद्रशेखर जो वर्ड है किसके लिए प्रसिद्ध हो गया? भगवान के लिए प्रसिद्ध हो गया है। तो ये योग रूढ़ है। ना ही इसमें चंद्रमा की बात कही है, ना ही शिखर की बात करी गई है। ना ही इसमें चंद्रमा की बात कही गई है, ना ही कोई शिखर की बात की है। चंद्रमा क्या होता है? एक तरीके का मून। और शिखर किसे कहते हैं? पहाड़ के ऊपर की चोटी को शिखर कहते हैं। ना ही इसमें शिखर की बात कही गई है, ना ही चंद्र की बात कही, बल्कि किसी भगवान की बात की गई है। तो इससे ही हमें पता चला एक दूसरे को छोड़कर किसी तीसरे वर्ड की इसमें व्युत्पत्ति हो रही है, तो योग रूढ़ कहलाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा योग रूढ़ किसे कहते हैं। और जैसे ही पीताम्बर है तो वो कृष्ण के लिए, पीले हैं जिसके अंबर अर्थात कृष्ण, कृष्ण जी के लिए ये यूज़ किया गया है। जैसा कि पीताम्बर वर्ड है ना, पीता अंबर। तो पीताम्बर वर्ड से हमें ये पता चला पीले वस्त्र धारण करने वाला यानी पीले वस्त्र पहनने वाला, तो इसमें कृष्ण आ रहा। तो ये प्रसिद्ध किसी और के लिए। यशोधन भी इसी तरीके से। पंकज किसे कहते हैं? पंकज कमल को कहते हैं, है ना। कमल का फूल जो होता है, कमल के फूल को पंकज कहते हैं। तो ये सारे ही वर्ड जो हैं किसी एक विशेष अर्थ रखते हैं, और जो इसमें जो वर्ड है उनका मीनिंग ना होगा। जैसा कि मैंने चंद्र के बताया, ना चंद्र है ना शिखर है, बल्कि शंकर जी के लिए यूज़ किया जा रहा। तो ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम नीचे देखेंगे प्रयोग के आधार पर। ये कौन से थे? व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ ले, रचना के आधार पर पूछ ले, ये तीनों ही वर्ड आपको लिखे आना है। नेक्स्ट इसमें है प्रयोग के आधार पर यानी यूज़ के आधार पर। किस तरीके से हम प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसके बेस पर हम इसको देखेंगे। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं वो प्रमुख दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी और अविकारी क्या होते हैं काफ़ी अच्छे से हम इसमें समझेंगे। जिन शब्दों में काल, काल का मतलब क्या हो गया? समय, टाइम, यानी प्रेजेंट, परफेक्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और हमारा पास्ट, तो उसे क्या कहा जाएगा? काल कहा जाएगा। कारक और लिंग, पुरुष यानी कि जेंडर, वचन यानी कहते हैं ना प्लूरल वर्ड इंग्लिश में कहते हैं, प्लूरल वर्ड और सिंगुलर वर्ड, तो ये क्या हो जाएंगे? वचन। पुरुष, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इस तरीके से पुरुष। इनके कारण कोई विकार यानी कोई परिवर्तन होता है। सीधी बात, यदि कोई वर्ड में टाइम के थिंग के और हमारे कारक, लिंग, वचन या इनकी वजह से कोई परिवर्तन हो रहा, कोई चेंजेस हो रहा है, तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। पता ये चला जिसमें चेंज हो रहा है तो विकारी है, जिसमें चेंज नहीं हो रहा अविकारी है। विकारी शब्द को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण और क्रिया। तो संज्ञा क्या है? नाउन, है ना। प्रोनाउन किसे कहते हैं? सर्वनाम को यानी प्रोनाउन। तो पहला क्या हो जाएगा? नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद एग्जेक्टिव और लास्ट में वर्ब। तो ये चारों ही किसके अंदर आते हैं? ये चारों ही भाग किसके हैं? विकारी वर्ड के हैं। तो विकारी वर्ड के बाद हम देखेंगे अविकारी वर्ड। अविकारी वर्ड या अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों में कारक, लिंग यानी वही वाला ऊपर जो लिखा है ना वही लिखना है, कारक, लिंग, वस्तु या वचन, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। उसमें होता था, इसमें नहीं होता, तो सेम वही की वही लिखना है। यदि नहीं वाला आए, नहीं परिवर्तन होता, नहीं चेंज होता है तो अविकारी, परिवर्तन होता है तो विकारी। इस तरीके से लिखेंगे। और अविकारी शब्दों को 4 भागों में भी बांटा है। जैसा उसको 4 भागों में बांटा था, इसको भी 4 भागों में बांटा। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है एडवर्ब, जिसे क्रिया विश्लेषण कहते हैं। संबंध बोध यानी प्रीपोजिशन, प्रपोजिशन आपने पढ़ा भी है वो प्रपोजिशन। इसके बाद समुच्चय बोध यानी कंजक्शन वर्ड, और विस्मय आदि बोध यानी इंटरजेक्शन वर्ड। तो ये सारे ही यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो और इसकी वीडियो सीरीज आएंगी। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, दोस्त या जो भी हमारे आपके जो फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर करें। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो अगले टॉपिक पे होगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।